वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 10 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में। देखते हैं। एक नियामक फाइलिंग में अभी एलआईसी ने हाल ही में कहा है कि बोर्ड ने आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के लिए एक एनएचबी द्वारा प्रवर्तित एक नई कंपनी में निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। तो एनएचबी एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया है। इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना और उन ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। इनके लिए जो प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कार्य करती है ये एनएचबी। ये एक इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संबंध में पर्यवेक्षण और उनकी शिकायत निवारण करना, और यह सुनिश्चित करता है कि एचएफसी बेसल मानदंडों के अनुसार नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके पास उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा है, उसमें अच्छा प्रशासन प्रथाएं हैं इत्यादि की देखरेख करता है। प्राथमिक उधार जो दाता होते हैं उनके लिए ये पुनर्जीवित विकल्पों का भी विस्तार करने के लिए एक सार्वजनिक आवास एजेंसियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में सीधे ऋण देने का भी वित्त पोषण करती है। संवर्धन और विकास देख लेते हैं। तो एनएचबी एचएफसी की निगरानी करता है, जबकि एचएफसी का विनियमन आरबीआई के पास है। इसका एक सिर्फ निगरानी करती है एनएचबी, और बाकी इसका विनियमन है जो वो आरबीआई के पास है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। एनएचबी कई मामलों में व्यवसाय और का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन इसके निदेशक मंडल में निहित है। एनएचबी ये रेजिडेक्स तो यह देश का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है और यह आवासीय अंचल संपत्ति की कीमतों के उतार चढ़ाव को पकड़ता है। एनएचबी रेजिडेक्स। हमारे देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है टॉरस मिसाइल के बारे में। तो देख लेते हैं। अभी ये दूरी की टॉरस मिसाइल को हरी झंडी देने के लिए जर्मन चांसलर पर दबाव बढ़ रहा है, जो महत्वपूर्ण रूसी संपत्तियों पर हमला करने के लिए एक कीव जो यूक्रेन की राजधानी है कीव के हथियार शस्त्रागार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। तो टॉरस KEPD 350 जिसे बंकर बस्टर के नाम से जाना जाता है, ये एक स्वीडिश जर्मन लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली जर्मनी की एक क्रूज मिसाइल है। उच्च परिशुद्धता वाली स्टैंड ऑफ गाइडेड मिसाइल प्रणाली ये घने वायु रक्षा प्रणालियों में प्रवेश कर सकती है और जमीन पर कठोर और गहराई से दबे हुए स्थिर और अर्ध स्थिर सैन्य लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकती है। इस मिसाइलों में पुलों, बंदरगाहों, जहाज़ों, रनवे, कमांड नियंत्रण केंद्रों, बंकरों और बंदरगाह सुविधाओं, हवाई अड्डों की इमारतों को निशाना बनाकर इस पे हमला कर सकती है। ये जर्मन लुफ्टवाफे और स्पेनिश वायुसेना के साथ सेवा में है, मतलब स्पेनिश वायुसेना और जर्मन वायुसेना में ये सेवा में अभी है टॉरस मिसाइल। अगला हमारा आर्टिकल है टिमोरे बेस्टिया कोपरी के बारे में। तो टिमोरे बेस्टिया कोपरी के बारे में देख लेते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तरी ग्रीनलैंड में टिमोरे बेस्टिया कोपरी या आतंकवादी जानवर इसको बोलते हैं नामक एक मांसाहारी कृत्रिम नई प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की है। ये मांसाहारी प्रजाति है। तो टिमोरे बेस्टिया कोपरी ये जिसका अर्थ होता है आतंकवादी जानवर, ये मांसाहारी कृत्रिम की प्रजाति है जो शुरुआती कैब्रियन काल था 541 मिलियन से 485.4 मिलियन वर्ष पहले के दौरान ये पानी के स्तंभ में बसने वाले सबसे शुरुआती मांसाहारी जानवरों में से एक था। जीवाश्मों की खोज उत्तरी ग्रीनलैंड के अर्ली कैम्ब्रियन सीरियस 5 सेट जीवाश्म इलाके से की गई थी,
वे अपने समय के दिग्गज थे, मतलब अपने समय के बहुत बड़े और मतलब जाने माने जानवर माने जाते होंगे, और ये खाद्य श्रृंखलाओं के शीर्ष के करीब होते थे। इन्हें आधुनिक महासागरों के कुछ शीर्ष जो मांसाहारियों में, जैसे कि कैम्ब्रियन काल में शार्क सील के बराबर महत्व इनका होता था। टेमोरे बेस्टिया छोटे समुद्री कीड़ों के एक जीवित समूह का दूर का लेकिन करीबी रिश्तेदार है, जिन्हें एरोबर्म या चेटोगनाथ के नाम से जाना जाता है। यह आज बहुत छोटे समुद्री शिकारी हैं जो छोटे जेप्लांक्टन पर भोजन करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है लूनर गेटवे स्टेशन के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी यूएई ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ है उनके साथ नासा के लूनर गेटवे स्टेशन पर मॉड्यूल विकसित करने के लिए अपनी भागीदारी की घोषणा की है। तो लूनर गेटवे स्टेशन यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक प्राथमिक घटक है। आर्टेमिस का इरादा चंद्रमा पर एक दीर्घकालिक आधार यानी आर्टेमिस बेस स्थापित करने का है, और लूनर गेटवे एक बहुउद्देशीय चौकी के रूप में काम करेगा जो चंद्रमा पर परिक्रमा करता है। गेटवे एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भागीदार एजेंसियां शामिल हैं। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी इसमें शामिल है। मूल रूप से गेटवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के समान है जो वर्तमान में पृथ्वी की निचली कक्षा में है, लेकिन ये गेटवे चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। लूनर गेटवे संयोग से गेटवे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो से बाहर मौजूद होने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन ये होगा। इस गेटवे से नासा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार चंद्र सतह पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही ये गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अतिरिक्त मिशन भी लॉन्च कर सकते हैं। इसका उड़ान पथ पर एक अत्यधिक अंडाकार कक्ष है जो इसे चंद्रमा की सतह से अपेक्षाकृत करीब और दूर भी लाता है, जिसमें 5 दिवसीय यात्रा के दौरान ये पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्रियों और उनकी आपूर्ति को उठाना आसान हो सकता है। ये संचार रिले करने के साथ एक स्थान भी प्रदान करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधार के रूप में भी ये कार्य करेगा लूनर गेटवे। इस लूनर गेटवे का वजन लगभग 40 टन होगा और इसमें एक सर्विस मॉड्यूल और एक संचार मॉड्यूल, एक कनेक्टिंग मॉड्यूल, स्पेस वॉक के लिए एक एयरलॉक, अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए एक जगह है, और गेटवे के रोबोटिक आर्म या चंद्रमा पर रोवर्स को कमांड करने के लिए एक ऑपरेशन स्टेशन भी इसमें शामिल होगा। दोबारा देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका वजन लूनर गेटवे का 40 टन होगा और इसमें सर्विस मॉड्यूल, एक संचार मॉड्यूल, एक कनेक्टिंग मॉड्यूल, स्पेस बॉक्स के लिए एयरलॉक, अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए जगह होगी, और गेटवे में रोबोटिक आर्म या चंद्रमा पर रोवर्स को कमांड करने के लिए एक ऑपरेशन स्टेशन भी इसमें शामिल होगा। अंतरिक्ष यात्री समय समय पर 90 दिनों तक इस पर कब्जा कर सके, मतलब 90 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, और कभी कभी विज्ञान का संचालन करने और नई जो प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ये चंद्र सतह पर यात्रा भी ये करेंगे। तो इस बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये मतलब सफल होता है तो। अभी डायनेमिक एसेट्स, हमारा अगला आर्टिकल है डायनेमिक एसेट्स लोकेशन यानी गतिशील परिसंपत्ति आवंटन यानी DAA के बारे में। तो आइए देख लेते हैं डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन के बारे में। अभी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी PPFAS म्यूचुअल फंड ने अभी हाल ही में पूंजी बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ एक ओपन हेडेड गतिशील परिसंपत्ति आवंटन योजना के लिए आवेदन किया है, तो तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के बारे में। तो DAA एक रणनीतिक निवेश है जिसमें समग्र बाजार प्रदर्शन या कुछ प्रतिभूतियों के प्रदर्शन के आधार पर पोर्टफोलियो में वजन का लगातार समायोजन शामिल होता है। इस श्रेणी में अधिकांश फंड इक्विटी फंड और रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉन्ड सहित विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में फैले हुए हैं।
गतिशील आवंटन रणनीति के तहत एक पोर्टफोलियो प्रबंधन मौजूदा बाजार की स्थितियों और प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के प्रदर्शन का आकलन करता है। वह मूल्यांकन के परिणामों पर उपयोग खराब प्रदर्शन वाली परिसंपत्तियों के भार को भी कम करने और उनको मजबूत करने वाली परिसंपत्तियों को भार बढ़ाने के लिए कर सकता है। आमतौर पर मौजूदा जोखिमों और बाजारों में गिरावट की प्रतिक्रिया में एक गतिशील रणनीति का उपयोग करता है। ये रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन रणनीति के विपरीत गतिशील परिसंपत्ति आवंटन में परिसंपत्तियों का लक्ष्य मिश्रण शामिल नहीं होता है। इस प्रकार पोर्टफोलियो प्रबंधकों को अपने निवेश चयन में उच्च स्तर का लचीलापन प्राप्त होता है और ये गतिशील आवंटन के लिए एक सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन की आवश्यकता इसमें होती है। इसलिए रणनीति की सफलता न केवल बाजार की स्थितियों पर बल्कि पोर्टफोलियो प्रबंधन की अच्छे निवेश निर्णय लेने और बाजार बदलावों को पर्याप्त रूप से जवाब देने की क्षमता पर निर्भर करता है। गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के उदाहरण क्या हैं? तो जैसे कि मान लीजिए वैश्विक इक्विटी 6 महीने की मंदी के बाजार में प्रवेश करती है, तो गतिशील परिसंपत्ति आवंटन का उपयोग करने वाला एक जो निवेशक है, निवेशक प्रबंधक, उसको जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो इक्विटी होल्डिंग को कम करने और उसको इसकी निश्चित ब्याज परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय ले सकता है। इसके उदाहरण के लिए यदि पोर्टफोलियो में शुरू से ही इक्विटी भारी थी तो प्रबंधक अपनी कुछ इक्विटी होल्डिंग बेच भी सकता है और बॉन्ड खरीद सकता है उससे। यदि आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो प्रबंधक शेयरों के लिए अधिक तेजी और दृष्टिकोण का लाभ होगा। लाभ उठाने के लिए पोर्टफोलियो की इक्विटी आवंटन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लाभ क्या होंगे? तो इसमें रिटर्न यानी परिसंपत्ति के मिश्रण में बार बार समायोजन संभवतः निवेश पोर्टफोलियो पर उच्च रिटर्न प्रदान कर सकता है और बाजार परिवर्तनों के लिए उनके समायोजन और स्थिर संपत्ति आवंटन के विपरीत गतिशील आवंटन अत्यधिक लचीला होता है। इसका ये रणनीतिक बाजार के बदलावों और बाजार के जोखिमों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं। तो जैसे कि लेन देन लागत यानी पोर्टफोलियो के भीतर जो भार का बार बार पुनः संतुलन लेन देन लागत से जुड़ा होता है। अगर बार बार लेन देन होगा तो उसका लागत बढ़ जाता है। और सक्रिय प्रबंधन इसके तहत निवेश पोर्टफोलियो पर कड़ा नियंत्रण और उभरते बाजार रुझानों पर निरंतर नज़र रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए परिसंपत्ति आवंटन की रणनीति के लिए एक पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधक के लिए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये अक्सर व्यापक स्रोतों जैसे कि अनुसंधान के लिए कर्मचारी की आवश्यकता इसमें हो सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हुआ। हमारा अगला आर्टिकल है चंदूबी महोत्सव के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में असम राज्य में चंदूबी झील के किनारे ये चंदूबी महोत्सव मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया? असम राज्य में और चंदूबी झील के किनारे। ये हर साल नए साल के पहले दिन में चंदूबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाने वाला असम राज्य में स्थित है ये चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है असम राज्य में। चंदूबी उत्सव का मुख्य आकर्षक स्थानीय लोक संस्कृति, जातीय व्यंजन, स्थानीय हथकरघा और पोशाक, नौका विहार आदि हैं। चंदूबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम और इसके जैव विविधता हॉटस्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस जलाशय का संरक्षण, जिसका जल स्तर कुछ पिछले वर्षों में तेजी से कम हो रहा है और हर साल उत्सव आयोजित करने का मकसद रहा है कि जिन जलाशयों का मतलब जल स्तर कम हो रहा है उनको संरक्षित किया जाए, इसका उद्देश्य होता है। यह त्यौहार विभिन्न खाद्य पदार्थों और घरों में इसके बने पेय पदार्थों और पारंपरिक रूप से बुने परिधानों को बेचकर क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जनजातियों में जैसे कि राभा, गारो, गोरखा और चाय जनजातियां को आजीविका उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करता है। चंदूबी झील के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसका चंदूबी झील का निर्माण 1897 में एक आए भीषण भूकंप के दौरान हुआ था। भूकंप से हुआ है इसका निर्माण। चंदूबी नामक चंदूबी 2 शब्द से मिलकर बना है। इसमें जहाँ खासी भाषा में चंद का मतलब 5 होता है और डूबी का मतलब डूबना होता है। इस मीठे पानी की झील को आर्थिक रूप से व्यवहार्य जल निकाय में बदल दिया गया है। ये झील के आसपास रहने वाले विभिन्न समुदायों का भरण पोषण ये करेगा। ये राज्य की एक बहुत समृद्ध आर्द्रभूमि है जिसमें जलीय
परिसंपत्तियों, वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आज के हमारे आर्टिकल हो गए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो देखते हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो ट्राइकोमा जो हाल ही में खबरों में रहा था, ये क्या है? तो ये हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था। अब आप इसको मतलब इसमें देखिए कौन सा हो सकता है, फिर अब बाद में हम इसके आंसर भी देखते हैं। तब अभी हाल ही में तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्राइकोमा हाल ही में खबरों में रहा था, ये क्या है? तो एक टीका है, फसल पकाने वाला एजेंट है, प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है, या जैव कीटनाशक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई टारस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ये टारस, इसमें पहला है ऑप्शन, ये हवा से सतह पर मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल है, या और दूसरा है ये इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो सकता है। इसमें सही पूछा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तीसरा है हमारा तिमोरे वेस्टिया कोपरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रही? तो एक फूल का पौधा है, या आक्रामक प्रजाति है, या एक नया वायरस है, या एक मांसाहारी कीड़ा है, क्या है ये? हमारा अगला आर्टिकल है, हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में। तो ये हमने अभी मतलब डिस्कस किया आज ही। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला है, ये एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। दूसरा है, ये भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करता है। इसमें भी सही पूछा है कि सही कौन सा है दो में से? तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, कौन सा सही है? और तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन और कुछ बचे होंगे इनको व्याख्या सहित देखेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसे ट्राइकोमा के बारे में हमने कल जिक्र किया था। तो ट्राइकोमा एक जैव कीटनाशक है। और अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई टारस मिसाइल के बारे में संबंध में पूछा है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ये हवा से हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, ये सही है ऑप्शन। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको निर्मित किया गया है, तो ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ये जर्मनी की मतलब मिसाइल है, जर्मनी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसलिए केवल क्वेश्चन एक सही हो जाएगा, कि इसमें आंसर ये सही हो जाएगा, केवल एक। और तिमोर वेस्टिया कोपरी के बारे में हाल ही में खबरों में रहा, ये क्या है? तो अभी इसको डिस्कस किया। तो ये एक मांसाहारी कीड़ा है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी मतलब सही पूछा है कि सही कौन सा है? तो ये एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, ये बिल्कुल सही है। और ये भारत सरकार में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित भैया आरबीआई करता है, तो नियंत्रित इसको आरबीआई करता है, और ये वित्त फाइनेंस उसकी देखरेख करता है। इसलिए केवल एक सही हो जाएगा, आंसर ए। अब देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल मोहम्मद शमी सहित कल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसकी व्याख्या कुछ देख लेते हैं, पॉइंट है। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ये मोहम्मद शमी, गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर। और भारत की राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। इस बार इस अवार्ड को विभिन्न खेलों में 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। और इस बार बैडमिंटन के लिए 2 दिग्गज खिलाड़ियों, इसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया है। मतलब ये बैडमिंटन के लिए जो अवार्ड दिया गया है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको देश का सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं, ये है ये पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार के ये लोगो है, ये मोहम्मद शमी को दे रही हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो यहाँ पे करेक्शन है, ये गलत है। प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, और ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसमें गलत ये है, हर साल नहीं, ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है इसमें। और प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई दिवस, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद के रूप में प्रतिवर्ष जो याद में 9 जनवरी को 2015 से इसको शुरू किया गया है।
जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे तब ये दिवस पहली बार 2003 में अपनाया गया था इसको। और ये महात्मा गांधी लौटे थे तो उसी तारीख को 9 तारीख को लौटे थे, 9 जनवरी को, इसीलिए 9 तारीख को मनाया जाता है। इस साल हमारा ये अगला प्रश्न है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अध्यक्षता कौन था देश करेगा? तो इस साल भारत करेगा। और इसकी देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ये भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इसमें पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यूनेस्को की एक समिति है जो यही एक समिति है, और ये विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था, और ये 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक ये आयोजन इसका किया जाएगा। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।